अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज हमारा प्रेसी का दूसरा और लास्ट लेक्चर है और इसमें हम प्रेसी को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को समझेंगे और साथ ही प्रेसी को प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो जिन एस्पायरेंट्स ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया उनको ये लेक्चर नहीं समझ आएगा, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को लें ताकि उनको इस लेक्चर को समझने में कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद मैं इंडियन एस्पायरेंट्स का भी थैंक्स करूंगी जिन्होंने मेरे लेक्चर को ना सिर्फ सुना बल्कि अप्रिशिएट भी किया। तो चले चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टेप्स ऑफ प्रेसी राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करेंगे, उसके बाद प्रेसी का टाइटल फाइंड करेंगे। प्रेसी का टाइटल फाइंड करने के बाद हम ओरिजिनल टेक्स्ट को एक डिटेल रीडिंग दोबारा से देंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स से अलग कर देंगे और फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम एक रफ ड्राफ्ट की सूरत में लिख लेंगे। उसके बाद हम उसका दूसरा ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर हम तीसरा ड्राफ्ट बनाएंगे। जो हमारा तीसरा ड्राफ्ट होगा वो एक फाइनल ड्राफ्ट होगा। अब तीसरा ड्राफ्ट मैं इसलिए फाइनल कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर एक यूनिटी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो तीसरा ड्राफ्ट हो वही फाइनल होगा। आपके टेक्स्ट में जब तक क्लैरिटी नहीं आती है आप उस वक्त तक ड्राफ्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि पेपर में बहुत कम टाइम होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रेसी को 40 या 30 मिनट से ऊपर ना दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंप्रीहेंशन का जो पैसेज होता है वो एग्जामिनर इतना लेंथी दे देता है और डिफिकल्ट दे देता है कि आपका अगर सारा टाइम प्रेसी ले लेगी तो फिर ना ही आपके पास कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का टाइम बचेगा और ना ही ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करने का टाइम बचेगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो चले चलते हैं, हम इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेसी राइटिंग इज रीडिंग। पहला जो स्टेप है प्रेसी राइटिंग का वो पैसेज को रीड करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असल में ऑथर टेक्स्ट के अंदर क्या बात करना चाह रहा है। आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग से कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है। बाज़ औक़ात एक रीडिंग काफी नहीं होती है क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली फिलोसॉफिकल और लिटरेरी टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है जो कि एक आम एस्पायरेंट के सर से गुजर जाता है। तो आपने प्रेसी को एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है और आपको ये आइडिया हो जाए कि ऑथर क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने टेक्स्ट को 3 रीडिंग्स देनी है, तो चलिए हम टेक्स्ट को 3 रीडिंग्स देते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट जो है ये 2010 की प्रेसी है और ये CSS की पूरी हिस्ट्री की टफ प्रेसी समझी जाती है। तो चलिए आज हम इसी को देखते हैं। फ्रॉम प्लेटो टू टॉल्स्टॉय, आर्ट हैज बीन accused of exciting our emotions and thus of disturbing the order and the harmony of our moral life. Poetical imaginations, according to Plato, waters our experience of lust and anger, of desire and pain, and makes them grow when they ought to stop with grow. Tolstoy sees in art a source of infection, not only in infection he says is a sign of art, but degree of infectiousness also a sole measure of excellence in art. But the flaw in this theory is obvious. Tolstoy suppressed the fundamental movement of art, the movement of form, the aesthetic experience, the experience of superiority of our moral judgment. Tolstoy suppresses the fundamental movement of art, the movement of form, the aesthetic experience. The experience of contemplation is a different state of mind from the coolness of our theoretical and sobriety of our moral judgment. It is filled with our liveliest energies of passion, but the passion itself is here transformed both in its nature and in its meanings. Wordsworth defines poetry as emotions recollected in tranquility, but the tranquility we feel in great poetry is not that of here alive and immediate, but the tranquility we feel in the great poetry is not that of recollection. The emotions aroused by the poet do not belong to a remote. They are here, alive and immediate. We are aware of their full strength, but this strength tends in new direction. It rather seen than immediately felt. Our passions are no longer dark and impenetrable powers. They become, as it was, transparent. Shakespeare never gives us an aesthetic. He does not speculate about the nature of art, yet in only passage in which he speaks of characters and functions of dramatic art, the whole stress is laid upon this point. The purpose of playing, as Hamlet explained both at the first and now, was and is to hold as everyone the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of time his form and pressure. But the image of passion is not the
passion itself. The poet who represents a passion does not infect us with this passion. At a Shakespeare play, we are not infected with the ambition of Macbeth, with the cruelty of Richard III, or with the jealousy of Othello. We are not at the mercy of these emotions. We look through them. We seem to penetrate into their very nature and essence. In this respect, Shakespeare's theory of dramatic art, if he had such a theory, is in complete agreement with the conception of a fine art of the great painters and the sculptors. तो आपने इसको 3 रीडिंग्स देनी है। जैसे कि एस्पायरेंट्स आपने देखा है कि ये एक लिटरेरी टेक्स्ट है और ये जरूर आपके सर से गुजर गया होगा, तो आपने एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है। तो आप इस लेक्चर को स्टॉप करें और इसको 3 रीडिंग्स दें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ऑथर एक्चुअली क्या बात करना चाह रहा है। एस्पायरेंट्स बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेसी के अंदर डिफिकल्ट वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको मीनिंग्स नहीं आते होते। इसका एक सोल्यूशन इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस एक लिंग्विस्टिक की टर्म है। इन्फेरेंस का मतलब ये है कि आपने पैसेज को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि उसके आगे कौन सी बात हो रही है, उस डिफिकल्ट वोकैबुलरी से पहले क्या बात हुई है, उससे बाद क्या बात हुई है, उसके हिसाब से आपने इस बात को कंक्लूड करना है। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट, डिस्पाइट द टमल्चुअस डिबेट एंड फर्वेंट आर्ग्यूमेंट द कमिटी रीच्ड ए कंसेंसस ऑन न्यू पॉलिसी। जैसे कि ये वर्ड टमल्चुअस जो है वो एक डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसे हम समझ इन्फेरेंस का यूज करेंगे। आपको ये वर्ड शायद मुश्किल ना लगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के नजदीक ये एक डिफिकल्ट वर्ड है। तो हम इन्फेरेंस किस तरह से करेंगे? जिस तरह से ऑथर ने इसके अंदर एक तो वर्ड डिबेट यूज किया है, दूसरा फर्वेंट आर्ग्यूमेंट्स यूज किया है, जो ये शो करता है कि कोई क्योस है या कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पे है। सो वी विल इन्फर दैट द tumultuous means something disordered or chaotic given in the context of intense debate and argument। इस सेंटेंस में ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सा डिसएग्रीमेंट और क्योस होने के बावजूद भी वो एक कंसेंसस पे पहुंच गई। तो ये सब हमने किस बात से इन्फर किया? फर्वेंट आर्ग्यूमेंट से, डिबेट से, या कि यहाँ पे कोई क्योस है यानी फितनेबाजी या दंगाबाजी हो रही है। तो इस तरह से हमने प्रेसी के अंदर इन्फर करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब 3 रीडिंग्स देने के बाद आपकी मेन आइडिया पर ग्रिप हो जाएगी तो उसके बाद आपने टाइटल ढूंढना है। जाहिर है आपकी मेन आइडिया पे एक ग्रिप हो गई है, आपको आइडिया हो चुका है कि इसके अंदर किस बारे में बात हो रही है, तो आप उसका टाइटल फाइंड करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेसी का टाइटल ओरिजिनल टेक्स्ट के या तो स्टार्ट में होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ बताया था। चलिए हम उसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस पैसेज को पढ़ें। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसके स्टार्ट में ही इसका टाइटल मिल जाएगा। यहाँ आपको प्रेसी के पहले पैसेज से ही पता चल जाएगा कि प्रेसी में 18th सेंचुरी की बात हो रही है। एस्पायरेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि प्रेसी का आपने सिर्फ एक ही टाइटल देना है, 2, 3, 4 नहीं देने हैं। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि प्रेसी का टाइटल आपने प्रेसी के स्टार्ट में देना है। तो अगर आपको टाइटल जो है वो स्टार्ट या आखिर वाले पैसेजेस में मिल गया है तो वेल एंड गुड। लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है एग्जामिनर आपको इतना आसान पैसेज नहीं देता कि आपको आसानी से उसका टाइटल मिल सके। जैसे कि ये 2010 की प्रेसी का पेपर है और इस प्रेसी को CSS हिस्ट्री की मुश्किल तरीन प्रेसी कंसीडर किया जाता है। तो जिस तरह से मैंने इस प्रेसी का टाइटल दिया है तो ये मेन थीम का एब्स्ट्रैक्ट है। ना ही ये आपको पहले लाइंस में मिलेगा, ना ही आपको ये आखिरी लाइंस में मिलेगा, क्योंकि जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऑथर एक्चुअली बात किस बारे में कर रहा है, वेदर ही इज टॉकिंग अबाउट मोरालिटी और इमोशंस। लेकिन जब हम टेक्स्ट को अच्छे से रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो प्लेटो था वो आर्ट को ह्यूमन इमोशंस के लिए अच्छा फैक्टर नहीं कंसीडर करता था, क्योंकि आर्ट यानी पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया और उसके ह्यूमन पर बैड इम्पैक्ट के बारे में वो बात कर रहा है। वो इसलिए कि ये सब चीजें ह्यूमन इमोशंस को प्रोवोक करती हैं। तो जब हम इस पैसेज को डिटेल से पढ़ेंगे तब ही हम इसका टाइटल फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि एस्पायरेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपका टाइटल जो है वो छोटा और कंसाइज होना चाहिए, यानी कि आपका टाइटल जो है वो 2 से 7 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स और उसके ह्यूमन लाइफ और मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर बैड इम्पैक्ट्स पर बात हुई है तो आप उसका टाइटल बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ए comprehensive analysis of the impacts of climate change on the coastal ecosystem and subsequent effects of marine biodiversity and human livelihood। एस्पायरेंट्स, आप इसका टाइटल इतना लंबा नहीं देंगे,
बल्कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द कोस्टल इकोसिस्टम। इसके बाद का स्टेप ये है कि आपने पैसेज को दोबारा डिटेल से पढ़ना है, ताकि आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि आपको पैसेज का थीम अच्छी तरह से समझ आ चुका है। उसके बाद आपने पैसेज को सेक्शंस में डिवाइड करना है। जब हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हमें पता होगा कि पहला जो सेक्शन है, हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो प्लेटो के बारे में है। दूसरा सेक्शन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये हो गया, तो ये हो गया टॉल्स्टॉय का पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पे जो है वो ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ऑथर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए यहाँ पर वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर की एग्जाम्पल्स कोट करता है कि जो आर्ट है वो इन्फेक्शियस नहीं है और वो ह्यूमन नेचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स है, इनको हमने साइड पे लिखना है और इनके साथ हमने इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हमने निकालनी है पैसेज में से, उनको भी साथ लिख लेना है। इसके बाद हमने इसका ड्राफ्ट बनाना है। पहला जो ड्राफ्ट हमारा तैयार होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए कि उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। जो हमने पहला ड्राफ्ट तैयार किया है वो हमने मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करके तैयार किया है। जब आप अपना सेकंड ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे ड्राफ्ट में भी क्लियरिटी आ चुकी है, और इसके बाद आप थर्ड ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आप इसको रीड करें और आप देखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लॉज नहीं है और ये टेक्स्ट कंप्लीट यूनिटी शो कर रहा है। डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। तो ये मेरा प्रेसी का लास्ट लेक्चर था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस।